नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग खेल चिकित्सा की। और ये जो आपके आज के क्वेश्चंस हैं, ये आपको सभी को पता है कि भैया थेरेपी के आपका सब्जेक्ट जो कि है आपका डीएड है, स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर का आपका पेपर नंबर 9। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले खेल चिकित्सा की बात करेंगे, देन हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहेंगे खेल चिकित्सा, जिसे हम स्पोर्ट मेडिसिन भी कहते हैं, यह विशेष जो आपकी विशिष्ट चिकित्सा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि बच्चे को जो आनंद, जो स्वतंत्रता यहाँ पर मिल रही होती है, जिससे वो आकर्षक और खोज को बढ़ावा मिले, वही हमारा क्या कहलाता है, खेल थेरेपी कहलाती है, खेल चिकित्सा कहलाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का सामाजिक कौशल, संचार कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, और जब बच्चा खेलता है तो बच्चे के गामक कौशल भी यानी कि मोटर स्किल भी डेवलप होती है। खेल चिकित्सा बच्चों के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को जो है वो बेहतर करती है। इसके में हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल में उच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए सक्षम करता है। और ये क्या होता है कि ये क्या आपकी चोट की रोकथाम करता है। खिलाड़ियों को चोट से बचाने के लिए विभिन्न तकनीकों और विधियों का उपयोग करना सिखाया जाता है, जैसे कि सही तकनीक से कैसे खेला जाएगा, कैसे सही उपकरण आप उपयोग करोगे, और शरीर की स्थिति क्या रहेगी, शरीर का पॉस्चर क्या रहेगा। क्योंकि प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत ज़रूरतें, उसकी क्षमताएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो बच्चे को यहाँ पर खेल में क्या है, चोट लगने से क्या होता है, हम बचा सकते हैं खेल चिकित्सा के द्वारा। चोट का हम लोग निदान और उपचार करते हैं खेल चिकित्सा में। हम कह सकते हैं कि खेल चिकित्सा में विशेषज्ञ खेल से संबंधित चोटों का सही निदान और उपचार करते हैं, जैसे मांसपेशियों में चोटें, हड्डियों में चोटें, कोई भी लिगामेंट आपका टूटा है, या शारीरिक जो संरचना है, इसमें सभी प्रकार की चोटें जो हैं वो शामिल होती हैं। इसमें क्या है, पुनर्वास भी दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि भैया चोटिल खिलाड़ियों को क्या किया जाएगा, खेल में वापसी के लिए, फिर से वो खेल सकें, इसके लिए इन्हें पुनर्वास प्रोग्राम भी आयोजित किया जाता है, जिसमें फिजियोथेरेपी, व्यायाम और पुनर्वास की नई नई तकनीकें जो आजकल चल रही हैं, उससे क्या होगा कि बच्चे को पुनर्वास भी दिया जाएगा, व्यक्ति को पुनर्वास भी दिया जाएगा। इसके प्रदर्शन में सुधार भी होगा। खेल चिकित्सा के द्वारा जो भी प्रदर्शन है उसमें काफ़ी सुधार किया जा सकेगा। शारीरिक फिटनेस, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य है, ये बच्चे का बेहतर हो सकेगा। इसमें शारीरिक परामर्श भी मिलेगा, इसकी सेवाएं भी दी जाएंगी। खिलाड़ियों को और कोचों को और टीमों को क्या है कह सकते हैं प्रशिक्षण और पोषण दे करके हम क्या कर सकते हैं, चोट और रोकथाम को हम लोग जो है वो कम कर सकते हैं। इसमें बच्चे का होता क्या है, खेल का अगर महत्व कह दे, खेल का महत्व, अगर खेल की महत्व की बात कर लें तो बच्चे का सामाजिक विकास होगा, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे का शेयरिंग करना सीखेगा, एक दूसरे का सहयोग करना सीखेगा, संचार की भाषा जो भावना होगी वो उत्पन्न होगी। बच्चा संज्ञानात्मक यानी कि जो समस्या सुलझाने के कौशल है, रचनात्मक कौशल है, उनको बच्चा बेहतर कर सकेगा। बच्चा बिल्डिंग, पहाड़ियों और ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चा संज्ञानात्मक कौशल को विकसित कर सकेगा। बच्चा भावात्मक कौशल को विकसित कर सकेगा, यानी कि उचित तरीके से बच्चे को हम भावनात्मक कौशल है उसको हम विकसित कर सकते हैं। बच्चे का शारीरिक विकास होगा। तो भैया ये सब चीज़ें जो होंगी खेल के महत्व के अंतर्गत आएंगी, जहाँ पर बच्चा खेल कूद करना, किसी भी चीज़ को पकड़ना, किसी भी चीज़ को ले जाना, सकल मोटर कौशल, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी वो विकसित होती हैं। यहीं पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, एक आपका बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है स्पेशल ओलंपिक के बारे में, विशेष ओलंपिक के बारे में। तो हम जब भी विशेष ओलंपिक की बात करते हैं तो कहते हैं भैया यूनिस कैनेडी श्राइवर ने क्या भैया 1968 में अपने इस विशेष ओलंपिक की स्थापना की थी, जहां पर खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यक्रमों को से क्या होता था, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं, इनको हम सशक्त बनाते हैं। ये जो आपकी विशेष ओलंपिक शुरुआत की गई, ये बच्चों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए देश भर में और हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की शारीरिक, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा
खेल जैसे बास्केटबॉल हो गया, गेंदबाजी हो गया, और कह सकते हैं कि लूडो हो गया, चेस हो गया, ऐसी ज़रूरतें जो बच्चे के लिए वाकई बच्चों की रुचि और क्षमताओं को बढ़ाती हों, बच्चे का सामाजिक समावेशन बढ़ रहा हो, तो ऐसे कार्यक्रमों को यहाँ पर लॉन्च किया गया, ऐसे अवसर प्रदान किए गए। इससे व्यक्तिगत बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चे को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के अवसर मिल सकेंगे। क्या होगा कि जागरूकता बढ़ेगी, यानी कि जो भी विशेष ओलंपिक होगा उसमें बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी सार्वजनिक ज़रूरतें हैं वो बढ़ पाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको लगभग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में लगभग 190 से अधिक देशों में आपका विशेष ओलंपिक जो है उसको संचालित किया जाता है। तो स्पेशल ओलंपिक भी आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, जो कि आपके खेल के अंतर्गत ही आता था, तो मैंने आपको इसको बता दिया। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती वीडियो की तो वहां पर लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाता है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। बात करते हैं भौतिक चिकित्सा की। किसकी बात करते हैं? भौतिक चिकित्सा की, यानी कि फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, फिजिकल थेरेपी की बात करते हैं। कहते हैं भैया भौतिक चिकित्सा क्या है। इसके बाद में हम लोग योगा चिकित्सा की भी बात करेंगे, मनोरंजन चिकित्सा की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? भौतिक चिकित्सा की बात करेंगे, फिजियोथेरेपी की बात करेंगे। कहेंगे भाई फिजियो यानी कि भौतिक चिकित्सा, व्यायाम मैनुअल थेरेपी के माध्यम से, इंटरैक्टिव तकनीकों के माध्यम से जो भी बच्चे की शारीरिक दुर्बलता होती है, अक्षमताएँ होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? उनकी रोकथाम कर सकते हैं। इसमें उसके शारीरिक और गतिशील जो चीज़ें होती हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी चोट लग जाए व्यक्ति को, कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो बच्चे की, उनकी स्थितियों को हम क्या कर सकते हैं? अपने इस फिजियोथेरेपी के द्वारा हम बच्चे की सही कर सकते हैं। अगर हम परिभाषा की बात कर लें तो WHO ने क्या परिभाषा दी थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परिभाषा दी कि बीमारी, चोट या विकृति के उपचार के रूप में इसको परिभाषित किया गया, जिसमें बच्चे के मालिश करना, कोई भी उपचार देना, व्यायाम करना, दवाओं या सर्जरी के द्वारा। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आएगा, जहाँ पर कौशल को, गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा और भैया जीवन की गुणवत्ता जो है बच्चे की बेहतर होगी। इससे शारीरिक दुर्बलता और अक्षमता को जो है रोका जा सकेगा, प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए जिनको चोट, अक्षमताएं या बीमारियां हुई हैं, जिनके शारीरिक कार्यों में परिवर्तन हुआ है, उनको क्या करना? सभी को थेरेपी के माध्यम से, फिजियोथेरेपी के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से उनकी दर्द में राहत देना, उनकी गतिशीलता में सुधार लाना, भविष्य में जो चोटें हो रही हैं उन्हें रोकने के लिए भैया उन्हें शारीरिक यंत्र और आसान तरीके से चीज़ों को सिखाना, और भैया उन्हें क्या करना? अगर मान लीजिए कोई भी उन्होंने अपनी क्षमता खो दी है तो पुनर्वास के माध्यम से उनकी क्षमता को बढ़ाना। ये आप हर जगह पर लिख सकते हो, किसी भी बच्चे को अगर आपको लिखना हो तो कहेंगे मूल्यांकन और निदान में क्या होगा? भौतिक चिकित्सा मरीज और शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, सही और समस्या का सही निदान करने के लिए विभिन्न परीक्षण और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। व्यायाम और उपचार का प्रयोग, प्रत्येक मरीज के लिए एक व्यक्तिगत उपचार योजना बनाई जाती है, जिसमें विशेष व्यायाम और तकनीकों को शामिल किया जाता है, उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। मैनुअल थेरेपी, जिसमें मांसपेशियों और जोड़ों के इलाज के लिए हाथों से की जाने वाली तकनीकें शामिल होती हैं, जैसे मालिश, मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोथेरेपी भी यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हुआ, आपका TNS हुआ, ये जो चीज़ें हैं, लेज़र थेरेपी हुई, इससे क्या होता है? दर्द और सूजन को जो है वो कम किया जा सकता है। ये उपचारात्मक प्रक्रिया के काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रही है। व्यक्तियों को हम क्या देंगे? पुनर्वास देंगे, जहाँ पर हम चोटों और सर्जरी के बाद में जो भी भौतिक चिकित्सा का उद्देश्य मरीज की कार्यक्षमता को बढ़ावा देना और सामान्य जीवन के लिए इन्हें वापस लाना, इनका हम निवारण भी करेंगे। इससे हम कह सकते हैं कि भौतिक चिकित्सा का उपयोग करके हम समस्याओं, स्थितियों के उपचार में बेहतर बन सकते हैं, जिससे कि खेल, चोट, ऑर्थोपेडिक समस्याएं और न्यूरोलॉजिकल विकास जो हैं वो बच्चे के बेहतर हो सकें। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑटिज़म बच्चों के वाणी, भाषा और संचार के विकास के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। बच्चे अगर ऑटिज़म हैं तो इनके लिए हम स्पीच थेरेपी या हम लैंग्वेज थेरेपी, या उनका अगर इनका अगर लैंग्वेज, स्पीच, कम्युनिकेशन बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। तो हमको पता है कि भैया अगर हम स्पीच थेरेपी की बात कर लें, वाक चिकित्सा की बात कर लें,
तो बच्चे में अगर हमें भाषा और भाषण को बेहतर करना है, यानी कि आवाज़, प्रवाह, उसकी लैंग्वेज, और जहाँ पर भाषा में देरी है, जहाँ पर स्पीच में देरी है, अगर हमें उसको बेहतर करना है, उसमें भाषण, भाषा, आवाज़, मान लीजिए प्रवाह है, बच्चा हकला रहा है, तो उसको अगर बेहतर करना है तो हम क्या देते हैं, बच्चे को स्पीच थेरेपी देते हैं। और जब स्पीच थेरेपी देते हैं तो हम इन बच्चों को भी क्या देंगे, स्पीच थेरेपी देंगे। तो कहेंगे, जब इनके लिए हम रणनीतियाँ अपनाएंगे तो कहेंगे स्पीच थेरेपी में हम लोग SLP का प्रयोग कर सकते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यह पेशेवर SLP बच्चे के वाणी और विकास, भाषा विकास में मदद करेगा। तकनीकों का उपयोग करके बच्चों को बोलने और संचार संबंधी जो सहायता है वो करवा सकते हैं। आर्टिकुलेशन अभ्यास होगा, ध्वनियों और शब्दों का सही उच्चारण करना ये सिखाया जाएगा। और भैया सामाजिक संरचनाएं जो होंगी, संचार होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा, यानी कि बच्चों के सामाजिक रूप से संवाद करने, सीखने और आंखों से संपर्क करने, बारी बारी से बोलने और सामाजिक संकेतों को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद में हम लोग AAC यानी कि ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का प्रयोग करेंगे, जहां पर हम लोग पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह बच्चे के चित्र का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को व्यक्त करता है। कम्युनिकेशन डिवाइस, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम के ऐप से भी हम लोग बच्चे को वाक्यों को बढ़ा सकते हैं। व्यवहार चिकित्सा, जिसमें हम लोग अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की बात करेंगे। यह क्या करेगा, साक्ष्य आधारित तकनीक जो सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करके नकारात्मक व्यवहार को कम करेगी। क्या करेगी, सकारात्मक व्यवहार को आगे बढ़ाएगी और नकारात्मक व्यवहार को कम करेगी। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। VBT का प्रयोग कर सकते हैं, वर्बल बिहेवियर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तकनीक के द्वारा बच्चे की भाषाई कौशल को विकसित किया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है। बच्चे का हम IP बना सकते हैं और माता पिता भी यहाँ पर भागीदारी लेंगे। सामाजिक कौशल भी बच्चे को सिखाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हम लोग बच्चे को कार्य कराना चाहें, अगर हमें बच्चे को क्या कराना है, इसकी स्पीच सही करनी है, तो इस प्रकार से हम लोग बच्चे को करा सकते हैं। इन उपकरणों के माध्यम से ऑटिज्म बच्चे के हम स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं और उनकी आवश्यकता अनुसार जो भी व्यक्तिगत योजनाएं हैं वो बना सकते हैं। AAC को परिभाषित कीजिए, ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे तरीकों और उपकरणों का समूह जो व्यक्तियों के संचार क्षमताओं को बढ़ावा देता है। इसके लिए जो भी डिज़ाइन है, पारंपरिक वाणी और भाषा का उपयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। AAC उन लोगों के लिए संचार के वैकल्पिक साधन प्रदान करती है जिनके पास सीमित वाणी, और भैया क्या होता है कि जो भी तकनीकें होती हैं वो सीमित होती हैं। कह सकते हैं नो टेक या लो टेक AAC, यानी कि पिक्चर बोर्ड के माध्यम से, जिसमें विभिन्न चित्र उन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता और इच्छाओं के अनुसार क्या करेगा, व्यक्त करेगा। संचार की पुस्तिका, जिसमें चित्र या प्रतीक होंगे, उन्हें उपयोगकर्ता फ्लिप कर सकेगा और संकेत दे सकेगा। साइन लैंग्वेज के माध्यम से हाथों के संकेत और इशारों का उपयोग करके, जेस्चर के माध्यम से शारीरिक भाषा और इशारों का उपयोग करके। यहाँ पर हम मिड टेक AAC की अगर बात करें तो कहेंगे यहाँ पर भैया आपकी सिंगल जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, इनके माध्यम से भी आपका जो है इसको दबा करके भी, या हम कह सकते हैं उपयोगकर्ता बटन दबा करके भी संदेश जो है वो चला सकता है। प्री रिकॉर्डिंग संदेश जो है, मान लीजिए कोई भी रिकॉर्डिंग कर दी गई, उसका फिर से उसको रिटेक करना, फिर से उसको बताना, ये उपकरण। इसके बाद में हाईटेक यानी कि डायनेमिक डिस्प्ले डिवाइस जो होती है, उसमें टच स्क्रीन का उपकरण के माध्यम से संचार के विभिन्न प्रश्नों और प्रतीकों का उपयोग करके टैबलेट और विशेष संचार के उपकरणों को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर PBIS की, जब हम लोग PBIS की बात करते हैं तो कहते हैं पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन सपोर्ट प्रोग्राम, यानी कि सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप और समर्थन। कह सकते हैं कि यह एक संरचित प्रणाली है जो स्कूलों में सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की जाती है। PBIS का उद्देश्य समस्याग्रस्त व्यवहार को कम करना और सकारात्मक, सुरक्षित और जो भी स्कूल का वातावरण है इसको बढ़ावा देना। इसके लिए 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर आपका प्राथमिक रोकथाम, जिसमें हम कहेंगे संपूर्ण स्कूल का स्तर, जो सभी छात्रों, कर्मचारियों और स्कूल के वातावरण को शामिल किया जाएगा। इसके लिए उद्देश्य सभी के लिए सकारात्मक और सुसंगत स्कूल संस्कृति को स्थापित करना। व्यवहार की अपेक्षाएं, स्कूल में सभी छात्रों के लिए स्पष्ट और सुसंगत व्यवहार, जो भी अपेक्षाएं निर्धारित की जाएंगी सम्मानजनक होंगी और भैया इनको सुरक्षा मिल सकेगी। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण,
अच्छे व्यवहार को मान्यता देना और भैया इसके लिए इसको प्रोत्साहित करना, विभिन्न रणनीतियाँ अपनाना। दूसरी रोकथाम क्या होगी भैया, इसमें आपका लक्षित हस्तक्षेप होगा, जो छात्रों के लिए हस्तक्षेप जो जोखिम भरा होगा और अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता इन बच्चों को होगी। छोटे समूहों में हस्तक्षेप करके हम बच्चे के सामाजिक कौशल को और व्यवहारिक कौशल को बढ़ा सकेंगे। टर्सरी यानी कि तृतीयक रोकथाम क्या होगी, बच्चे में हम क्या कर सकेंगे, व्यक्तिगत हस्तक्षेप जो छात्रों के लिए गहन और व्यक्तिगत हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा, गंभीर व्यवहार को बढ़ावा देगा। इसके तत्व होंगे, कहेंगे डेटा आधारित निर्णय लेना, यानी कि निरंतर निगरानी करना बच्चे की, डेटा संग्रहित करना, समस्याओं को पहचानना और उनकी प्रगति के बारे में बताना। जो भी आपका स्पष्ट व्यवहार अपेक्षा होगी, यानी कि स्कूल और कक्षाओं के माध्यम से सुसंगत नियम को बनाना। सकारात्मक दृष्टिकोण, पुरस्कार देना, बच्चे को प्रोत्साहन की प्रणालियों को लागू करना और भैया प्रभावी अनुशासन की रणनीतियाँ लगाना, यानी कि नियंत्रित और सुसंगत अनुशासन लगाना, जो कि बच्चे के कह सकते हैं अनुशासनात्मक मुद्दे को बेहतर कर सके। इसके लाभ क्या होंगे, कहेंगे बेहतर स्कूल का वातावरण बनाया जाए। पीबीआईएस का उद्देश्य ये होता है कि सकारात्मक स्कूल का वातावरण बनाया जाए जहाँ पर बच्चे सीख सकें और प्रेरित हो सकें। सकारात्मक संबंध, यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच में सकारात्मक संबंध को बढ़ावा दिया जाए। ये क्या किया जाए, शैक्षिक परिणामों को यहाँ पर सुधारा जाए, जो कि आपके पीबीआईएस के छात्र हैं अकादमिक प्रदर्शन को भी सुधार कर सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। समस्याग्रस्त व्यवहार में कमी अगर है बच्चे में, तो उसके व्यवहार में कमी को भी बेहतर किया जाए, इसको और बेहतर किया जाए। आपसे हो सकता है मनोरंजन चिकित्सा के बारे में पूछ दे, मनोरंजन चिकित्सा के बारे में पूछ दे तो उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी योग चिकित्सा के बारे में यहाँ हम बता रहे हैं। देखिए, योग में ऐसे कह सकता है कि भैया एएचडी बच्चों के लिए हम क्या फिजियोथेरेपी कैसे दे सकते हैं, एएचडी बच्चों के लिए हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे दे सकते हैं, एएचडी बच्चों के लिए हम योग का क्या महत्व होगा, या कह सकता है ऐसे भैया आईडी बच्चों के लिए योग का क्या महत्व होगा, आईडी बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी क्या होगी, आईडी बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग, उसका व्यवहार हम प्रबंधन कैसे करेंगे। हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं आप थोड़ा अलग अलग करके पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको इसमें कॉमन मिलेंगी। जब आप लोग कह सकते हैं कि अगर एएचडी बच्चों के लिए अगर हम बात कर लें मनोरंजन चिकित्सा के बारे में, रिक्रिएशनल थेरेपी के बारे में, तो कहते हैं कि भाई जो ऐसे बच्चे हैं तो उनको हम चित्रकला करवा सकते हैं, जहाँ पर बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ेगा। बच्चे को हम कह सकते हैं कि जो भी मौखिक कौशल है उसको करवा सकते हैं, म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा हम करवा सकते हैं बच्चे को कार्य। बच्चे को हम लोग जूडो, कराटे और जो भी ऐसी गतिविधियाँ उसको करवा सकते हैं। बच्चे को हम लोग हॉकी खिलवा सकते हैं, बच्चे को हम लोग डांस मूवमेंट, इसके माध्यम से भी, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, आपका मनोरंजन के अंतर्गत ही आएगा, रिक्रिएशनल के अंतर्गत ही आएगा। ऐसे ही आपसे कह सकता है कि अगर आईडी बच्चा है तो उसकी हम समस्या व्यवहार प्रबंधन कैसे करेंगे, या आईडी बच्चे के लिए हम कैसे जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का उपयोग करेंगे, फिजियोथेरेपी का उपयोग करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करते हैं योग चिकित्सा की। तो योग चिकित्सा आपका क्या होगा, इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो कहते हैं इसमें विकासात्मक बच्चों की भूमिका क्या होगी, इस पर भी हमें चर्चा करनी है। तो योग चिकित्सा, जिसे हम योग थेरेपी के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान और अन्य योग जो हैं वो साधारित तकनीकों का उपयोग करके शारीरिक और मानसिक भावात्मक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। इसमें ऑटिज़म, एडीएचडी और अन्य जो भी विकासात्मक देरी है वो देखने को मिलती है। इनमें काफ़ी फ़ायदा इनको मिलता है। योग के द्वारा शारीरिक मुद्राओं और उपयोग करके बच्चे की उसको मजबूती देना और लचीला बनाना, मांसपेशियों के लिए समन्वय को बेहतर करना, सुधार करना। प्राणायाम यानी कि श्वास नियंत्रण की तकनीकों का उपयोग करके श्वास को सुधारना, मानसिक स्थिति को एकाग्रचित करना और इसको बढ़ावा देना। इसके लिए भैया ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना, जिसमें मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ावा मिल सके, भावात्मक स्थितियाँ और आत्म जागरूकता जो है प्रोत्साहित हो सकें। इसमें आपका विश्राम तकनीकें जो शरीर और मन को आराम देने के लिए और तकनीकों का उपयोग करके चिंता को कम किया जाए। इसमें क्या होगा कि विकासात्मक बच्चों में योग चिकित्सा की भूमिका क्या होगी, तो कहेंगे इसमें शारीरिक लाभ होगा। बच्चे का मोटर कौशल यानी कि उसका संतुलन अच्छा होगा, अभ्यास बच्चा करेगा और मांसपेशियों में ताकत भी आएगी योग चिकित्सा के द्वारा, और मांसपेशियों को काफ़ी मजबूत किया जाएगा, लचीला भी बनाया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से बच्चा सक्रिय होकर के काम कर सकता है। मानसिक और भावात्मक लाभ क्या होंगे, बच्चे को ध्यान केंद्रित करना आ जाएगा, बच्चा अटेंशन उसमें आ जाएगा, और भैया क्या होगा, एकाग्रता में सुधार होगा। बच्चे अटेंशन और ध्यान में क्या होगा, सुधार होगा, एकाग्रता में सुधार होगा, इसको बढ़ावा मिलेगा। तनाव और चिंतन में क्या होगी, कमी होगी, यानी कि योग अभ्यास के माध्यमों से बच्चे में तनाव और चिंतन को कम किया जा सकेगा।
और बच्चा जो है बेहतर हो सकेगा। इसमें जो भी आपका सामाजिक लाभ है, सामाजिक कौशलों में सुधारना, यानी कि समूह योग और सत्रों के माध्यम से क्या है, सत्र बच्चों के माध्यम से सहयोग की भावना को विकसित करना और सामाजिक कौशल में सुधार करना। आत्मविश्वास को भी बढ़ाएं। योग अभ्यास के द्वारा बच्चे के आत्मविश्वास की सुकृति को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे बच्चा आत्मविश्वासी होता है। शैक्षिक लाभ, सीखने की जो क्षमता में वृद्धि होगी, यानी कि योग के माध्यम से ध्यान, एकाग्रता और जो भी सीखने की क्षमता है इसमें वृद्धि कर सकते हैं। शैक्षिक जो प्रदर्शन होगा वो बेहतर होगा। अनुप्रयोग कहाँ पर होगा? व्यक्तिगत सत्र के दौरान जो भी उसके माध्यम से बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना और अभ्यास कराना, इसका मार्गदर्शन कराना। तो ये सारी चीज़ें आपको परिवार की भागीदारी, समूह सत्र, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर योग चिकित्सा में देखने को मिल सकती हैं। ये आपके शारीरिक, मानसिक और भावात्मक जो सुधार है उसमें बेहतर करेगा, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और संतुलित करेगा। CBT का संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम लोग बोलते हैं CBT। तो ये आपका क्या है? CBT है। इसका उपयोग विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार करने में किया जाएगा। CBT का उद्देश्य होगा नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को पहचान करना और उन्हें बदलना। जो भी नकारात्मक व्यवहार हैं उनको पहचान करना और उन्हें बदलना, मानसिक विकारों और जीवन की समस्याओं को इसका योगदान करना, उसके तत्वों को बेहतर करना। संज्ञानात्मक पुनर्संरचना, यानी कि कॉग्निटिव जो है आपका नकारात्मक और विकृति में सोच की पहचान और उसे तर्कसंगत और सकारात्मक विचारों में बदलना। व्यवहार तकनीक, यानी कि बिहेवियर टेक्निक्स, जहाँ पर समस्याग्रस्त व्यवहारों को बदलना और उसे सक्रिय रूप से तकनीकों को अभ्यास कराना। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, समस्या समाधान को पहचाना जाएगा, पहचानने के बाद में उसका समाधान किया जाएगा। यही दृष्टिकोण जो है यहाँ पर आपका अपनाया जाएगा। स्वनियंत्रण होगा, सेल्फ निगरानी की जाएगी और बच्चे में ब्रीफ एंड टाइम लिमिट जो है वो बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें आप CBT का उपयोग करके बच्चे में अवसाद, चिंता और इसको जो है आप कम कर सकते हो, बच्चे को व्यवहारिक और लक्ष्योन्मुखी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी। मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो लगभग आपके बता दिए गए, और कैसे और क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। बाकी भैया सभी यूनिटों को आराम से पढ़ लीजिएगा। कैसे हम ID बच्चे के लिए मनोरंजन चिकित्सा लाएंगे, कैसे हम ASD बच्चे के लिए लाएंगे, ASD बच्चे के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होगी, ID बच्चे के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होगी, ये सभी थेरेपी के बारे में जब आप पढ़ लोगे तो सभी बच्चों के बारे में अलग अलग करके आप लिख भी लोगे। तो चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद में, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। भारत के नंबर 1 चैनल एग्जाम ट्रकी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस एग्जाम ट्रकी परिवार को भारत का नंबर 1 चैनल बनाया। धन्यवाद दोस्तों।